तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा हाई प्रेशर पे उसका प्रेशर सपोज करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर सॉल्यूशंस। लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। हमने सीखा था कि सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर। अगर हम सॉल्ट को पानी में घोल दें तो हमें एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होनी चाहिए कि सॉल्ट की अमाउंट जितनी पानी के टॉप पर होगी उतनी पानी के सेंटर में होगी और उतनी ही अमाउंट पानी के बॉटम में होगी। सॉल्ट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे वाटर में। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं और होमोजीनियस मिक्सचर्स ही हमारे सॉल्यूशंस हैं। और इसका एग्जांपल हो सकता है शुगर इन वाटर। अगर हम चीनी को पानी में अच्छे से घोल दें तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर हम बात करें मड इन वाटर की तो मड इन वाटर सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम मड को पानी में घोले और थोड़ी देर छोड़ दे तो मड की क्वांटिटी नीचे तो ज़्यादा होगी। मड जो है सेटल डाउन हो जाएगा ग्लास के नीचे, ग्लास के बॉटम पे। तो नीचे तो मड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी लेकिन टॉप पर, पानी के टॉप पर जो है मड की क्वांटिटी कम होगी। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो चीज़ हमने घोली है जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। सेम क्वांटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए पूरे एरिया में। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो होता है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो और जिसको मिक्स करा जाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जिसमें मिक्स करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सॉल्ट एंड वाटर की तो सॉल्ट हमारा सॉल्यूट होगा और वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है। इसके बाद हमने सीखा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और हमने उसमें 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सीखे थे। पहले में क्या था, हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करा, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करा और सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करा। तो ये 3 टाइप हो गए। फिर नेक्स्ट 3 टाइप सीखे थे जिसमें हमने लिक्विड को पहले सॉलिड में डिसॉल्व करा, फिर लिक्विड को हमने गैस में डिसॉल्व करा, फिर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करा। और थर्ड टाइप था जिसमें हमने गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में और गैस को गैस में डिसॉल्व करा। और फिर हमने इन सबके एग्जाम्पल सीखे थे। ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो पहले जाके लास्ट वीडियो देख कर आओ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हमने लास्ट चीज़ सीखी थी सॉल्युबिलिटी। क्या होती है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। कि सपोज अगर मैंने पानी लिया, 1 गिलास पानी लिया, उसमें मैंने 5 चम्मच नमक डाल दिया। अब 5 चम्मच नमक डाला और घोल दिया। अब जब मैंने 6th चम्मच डाला नमक का तो वो उसमें जो है डिज़ोल्व नहीं हो रहा। तो हम बोलेंगे कि वो सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। अब अगर उसमें हम और सोल्यूट डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है। और इसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कि मैक्सिमम कितना अमाउंट सोल्यूट का हम डिज़ोल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है। तो ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारी गैसेस जो है वो लिक्विड में सॉल्युबल होती है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में सॉल्युबल होती है और इसी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मदद से जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो ब्रीथ करते हैं और सर्वाइव करते हैं। ऑक्सीजन के अलावा HCl, नाइट्रोजन, ये भी कुछ गैसेज हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती है। ठीक है। तो अब ये जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की लिक्विड में, ये डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है प्रेशर और दूसरा है टेम्परेचर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर से। पहला हमारा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करके ये पाया गया कि जो हमारा लिक्विड है, सपोज करो मैंने एक बीकर में पानी ले लिया, इतना मैंने उसमें पानी ले लिया। अब इसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी। दूसरे कलर से दिखाते हैं, इसमें ये ऑक्सीजन डिसॉल्व है, ये ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन इसके अंदर डिसॉल्व है ये डिपेंड करेगी प्रेशर के पे। किस पे डिपेंड करेगी? एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन। अबव बोलो या ओवर बोलो, ओवर द सॉल्यूशन। सपोज करो ये एक बीकर लिया,
इस बीकर के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है और इस ऑक्सीजन गैस का प्रेशर मान लेते हैं हैगा 10 एटीएम। सपोज करा है हमने, एटीएम जो है प्रेशर की यूनिट है। ये बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। पानी के ऊपर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट है मान लो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो है 10 एटीएम। अब क्या करते हैं, एक दूसरा बीकर लेते हैं, इसमें भी मैंने सेम अमाउंट ऑफ वाटर भर दिया, ठीक है। पर डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर यहाँ जो ऑक्सीजन गैस है इसका प्रेशर सपोज करते हैं 20 एटीएम है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी पानी में। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है पानी में वो ज़्यादा होगी सेकंड वाले केस में। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो ये पाया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड, या बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड। यहाँ ये लिक्विड है, इसके ऊपर प्रेशर है 20 एटीएम, ये लिक्विड है, इसके ऊपर प्रेशर है 10 एटीएम। क्योंकि इस केस में प्रेशर ज़्यादा है तो इस केस में अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। मोर प्रेशर तो हम बोल सकते हैं मोर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी वाटर में। या हम बोल सकते हैं उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। यही तो होती है सॉल्युबिलिटी, कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या कोई भी गैस प्रेजेंट होगी लिक्विड में, या हम बोल सकते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी होगी। इस केस में प्रेशर कम है तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी तो सही, ऑक्सीजन इसमें भी, पर कम होगी इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन में कम होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब आगे देखते हैं। तो हेनरी हमारा पहला साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा और उसने प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन निकाला, ठीक है। तो उसने ये बोला कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो इस वाले वाटर में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड ज़्यादा होगी। तो हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है लिक्विड में, वो डिपेंड करेगी, या बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है कि डिपेंड कर रही है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ सोल्यूशन। जो हमारा लिक्विड है या सोल्यूशन है उसके ऊपर गैस का कितना प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। और ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है क्या चीज़, ये और कुछ नहीं, हमें अमाउंट ऑफ गैस बता रही है। ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हमको बताती है अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड गैस, कि कितनी गैस डिसॉल्व है। जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा गैस डिसॉल्व है, तो हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। या फिर केमिस्ट्री की टर्म्स में हम इसी चीज़ को कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन ही बोलते हैं केमिस्ट्री की टर्म्स में। कोई कितना ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है मतलब उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, 11th क्लास में आपने सीखा होगा। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन। सीखा होगा ये आपने, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीन हमने कंसंट्रेशन टर्म्स सीखी थी, पहला चैप्टर था 11th क्लास का। तो हेनरी ने सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। उसने बोला कि हम सॉल्युबिलिटी मतलब कितने अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है, तो उसने इन तीनों में से मोल फ्रैक्शन को चूज़ करा रिप्रेजेंट करने के लिए कि कितनी अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसने मोल फ्रैक्शन को यूज़ करा। तो हेनरी की दूसरी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे जो वर्ड सॉल्युबिलिटी था उसको हमने चेंज कर दिया मोल फ्रैक्शन से, बस। तो सॉल्युबिलिटी और कुछ नहीं, अमाउंट बता रही है गैस की, या बोल सकते हैं कंसंट्रेशन बता रही है गैस की, और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मोल फ्रैक्शन वाला टर्म यूज़ करी। तो ये वाली स्टेटमेंट ज़्यादा यूज़ की जाती है हेनरी लॉ की। दोनों ही स्टेटमेंट सही है पर मोस्टली ये वाली लिखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। समझ में आया? इसको देखो इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज करो मेरे पास एक बीकर है,
इस तरह से। इसमें मैंने यहाँ पर पानी भर दिया, ऐसे मानते हैं। ये मेरे पास पानी है, यहाँ पर एक पिस्टन लगी हुई है इस तरह से, ये है हमारी पिस्टन। पिस्टन मतलब जो पिचकारी में लगाते हैं ना, हम ऐसे करके प्रेस करते हैं, वही चीज़ पिस्टन लगी हुई है। यहाँ पानी है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे इसका प्रेशर है कुछ P1। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा होगा इस प्रेशर पे। फिर मैंने क्या करा, इस पिस्टन को प्रेस कर दिया, ऐसे करके इसको नीचे प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, ये मेरा पानी था, पानी की क्वांटिटी उतनी ही है। ठीक है, अब मैंने पिस्टन को प्रेस कर दिया, ऐसे करके पिस्टन प्रेस हो गई, इतना मैंने उसको नीचे प्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। पढ़ा है ना ये, तो हमने पता भी है हमें, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग वाटर के अंदर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, या हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर ये दो कंडीशंस हैं, तो इसमें हम बोलेंगे कि लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इस वाले में मोर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर के अंदर। सेकेंड वाले केस में वाटर के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला केस, जिसमें ऑक्सीजन की कम अमाउंट प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है। यहाँ पे सपोज पार्शियल प्रेशर P1 है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर P2 है, और हमें पता है कि P2 ग्रेटर देन P1 है। क्यों? क्योंकि हमने पिस्टन को प्रेस कर दिया तो कंप्रेस हो गई ऑक्सीजन गैस, तो उसका प्रेशर बढ़ गया। तो इस वाले में इसमें लेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, इसमें मोर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो समझ आया क्या बोलते हैं हेनरी लॉ? हेनरी लॉ ने बस इतना बोला कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है किसी गैस की लिक्विड के अंदर, वो डिपेंड करेगी प्रेशर पर, कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसके ऊपर गैस का कितना प्रेशर है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब देखो इसकी स्टेटमेंट है कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसको इस तरह लिख दे कि ये हमारा प्रेशर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक बार देख लेते हैं अगर आप लोगों को नहीं याद तो। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ये ग्रीक सिंबल है और इसको हम काई बोलते हैं। और मोल फ्रैक्शन इक्वल बेसिकली रेशियो होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस A टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सपोज करो मैंने एक बीकर लिया, इसमें मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं A और B। ठीक है, A के नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं Na है, A के मेरे पास Na मोल्स है इसके अंदर, और B के मेरे पास Nb मोल्स है। अब अगर मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A के कितने मोल्स हैं सॉल्यूशन में, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। ठीक है, अब A के कितने मोल्स हैं मेरे पास, Na, और टोटल मोल्स कितने होंगे, A के मोल्स प्लस B के मोल्स, तो Na प्लस Nb। ये हमारा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, Na अपॉन Na प्लस Nb। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सपोज B का, तो ये किसके इक्वल होगा, B के कितने मोल्स हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो B के कितने मोल्स हैं, Nb मोल्स, यहाँ पे लिख दिया Nb, और टोटल मोल्स कितने हैं मेरे पास, Na प्लस Nb। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स है, यूनिट से यूनिट कट हो जाएगी, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। अब आ जाते हैं वापस अपने हेनरीज लॉ पे। हेनरी ने बोला कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगा देते हैं KH काई। ये बन गया हमारा हेनरीज लॉ।
ये है हमारा हेनरी लॉ। क्या बोलता है ये? P इज इक्वल्स टू के एच काई। P है यहाँ पर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन। के एच को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ये जो के एच है ये है हमारा हेनरीज कांस्टेंट, और काई है ये है हमारा मोल फ्रैक्शन। ये है हमारा हेनरीज लॉ कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब ये जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है के एच, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पे। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग के एच की वैल्यू होती है, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ गैसेस है जैसे हीलियम, H2, N2 और ऑक्सीजन। इनके लिए ये KH की वैल्यू दे रखी है हमने एट 298 केल्विन। हीलियम के लिए 144, H2 के लिए 69, N2 के लिए 76, O2 के लिए 34। तो हम बोल सकते हैं कि जो KH है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू। Different gases have different KH वैल्यू। हर गैस की अपनी एक करेक्टरिस्टिक और फिक्स्ड KH की वैल्यू है, तभी उसका नाम कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये जो KH है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? सॉल्युबिलिटी के। अगर हम कंपेयर करें हीलियम को और O2 को, हीलियम का KH वैल्यू मतलब हेनरीज कांस्टेंट है 144 और ऑक्सीजन के लिए है 34। ठीक है, किसकी KH वैल्यू ज़्यादा है? हीलियम की। हीलियम के लिए KH वैल्यू मोर है। हीलियम हैज़ हाई KH वैल्यू। अब KH वैल्यू, KH जो है हेनरीज कांस्टेंट, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी ही कम सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, इन्वर्स रिलेशन है। तो हीलियम की क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो ये जो है लेस सॉल्युबल होगा। हीलियम हैज़ लेस सॉल्युबिलिटी। तो KH वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी की। जितनी ज़्यादा KH वैल्यू उतनी कम सॉल्युबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं जितनी कम KH वैल्यू उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। तो अगर हम ये चार गैसेस को कंपेयर करें तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि उसकी KH की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और O2 सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि उसकी KH की वैल्यू कम है। ठीक है, तो अगर हम देखें हीलियम इज़ लीस्ट सॉल्युबल इन सब में और ऑक्सीजन इज मोस्ट सॉल्युबल। अगर हम सिर्फ इन चारों को कंपेयर कर रहे हैं अभी, तब उस केस में तो KH जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। जितनी ज़्यादा KH वैल्यू उतनी कम सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे नोट कर लो फिर आगे देखते हैं। अब हमने देखा P इज इक्वल्स टू KH काय। ये है हमारा हेनरीज लॉ। अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। मैंने एक वाई एक्सिस पे प्रेशर लिया, एक्स एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया। ये मोल फ्रैक्शन है काई। ठीक है, अब आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होगी, आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन और ये हेनरीज लॉ को कंपेयर करते हैं। P इज इक्वल्स टू के एच काई। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, y एक्सिस पे क्या रखा है? प्रेशर। तो P और y सेम हो गए। x एक्सिस पे क्या रखा है? मोल फ्रैक्शन। x पे हमने रखा है मोल फ्रैक्शन। ये दोनों सेम है। तो m किसके इक्वल आया? m इक्वल आया KH के। और m क्या होता है? ये स्लोप। तो स्लोप हमारा इक्वल हुआ हेनरीज कांस्टेंट के। और इस इक्वेशन में ये c क्या होता है? c होता है इंटरसेप्ट, है ना। और इस केस में इंटरसेप्ट क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है तो +0 लिख सकते हैं हम। ठीक है, कुछ भी नहीं है, 0 ऐड कर दिया तो इंटरसेप्ट हमारा 0 हो गया। तो इस इक्वेशन, इस ग्राफ का P और X का ग्राफ
एक स्ट्रेट लाइन आता है विथ ज़ीरो इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ज़ीरो होने का मतलब है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगी। इंटरसेप्ट इस चीज़ को बोलते हैं। सपोज इस तरह का ग्राफ बनाया, तो ये एरिया जो है इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं और ये सी है। अब जब हमारे पास कुछ इंटरसेप्ट है ही नहीं, ज़ीरो है, तो हमारा ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इसका जो स्लोप है वो हमें रिप्रेजेंट करता है हेनरीज कांस्टेंट को। ठीक है, स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करता है हेनरीज कांस्टेंट को। अब सपोज करो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, इस तरह से प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाया गया। ये गैस ए के लिए है, ये गैस बी के लिए है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बताना है ए और बी में से कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, विच गैस इज मोर सॉल्युबल, ये बताना है आपको। विच गैस इज मोर सॉल्युबल, दोनों में से कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्युबल है, ए या बी, ये बताना है आपको। कैसे करेंगे, अब हमें ये पता है कि जब P वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ होता है तो जो स्लोप है ये इक्वल होता है हेनरीज कांस्टेंट के। ठीक है, और इससे पहले अभी हमने सीखा कि हेनरीज कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। अब जिसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और हेनरी कांस्टेंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। अब हमारे पास दो ग्राफ है, एक ये ए वाला और एक बी। किसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप मतलब ढलान देखनी है। एक ऐसे है, ऐसे मान लो एक स्लोप ये है और एक स्लोप ये है, तो किस केस में बॉल ज़्यादा जल्दी नीचे आएगी। सपोज करो एक बॉल मैंने यहाँ रखी, एक बॉल यहाँ रखी, कौन सी ज़्यादा जल्दी नीचे आएगी, ये वाली, क्योंकि इस केस में स्लोप ज़्यादा है। स्लोप बोलो या हिंदी में हम बोल सकते हैं ढलान। इस केस में स्लोप बी के केस में इतना है और ए के केस में इतना है, तो इस वाले में बॉल ज़्यादा जल्दी नीचे आ पाएगी। ज़्यादा जल्दी नीचे आएगी मतलब स्लोप ज़्यादा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए के पास स्लोप ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा हुआ तो मतलब के एच की वैल्यू ज़्यादा है, और के एच ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अभी हमने सीखा स्लोप इक्वल है हेनरी कांस्टेंट के और हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए की सॉल्युबिलिटी कम है, ए इज लेस सॉल्युबल देन बी। ए कम सॉल्युबल है बी से, क्यों, हमने स्लोप से निकाला। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका हेनरीज कांस्टेंट ज़्यादा, जिसका हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये जो हमारा हेनरीज कांस्टेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हम इसे यहाँ से देख सकते हैं, ये जो टेबल थी इसमें N2 देखो, N2 के लिए 298 केल्विन पे 76 वैल्यू थी, और जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा KH की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई और 88 हो गई। O2 के केस में देखो पहले 34 थी 298 केल्विन पे, टेम्परेचर इंक्रीज करा तो 34 से इंक्रीज होके 46 हो गई। तो जो KH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे KH की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो हम लिखेंगे KH इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। KH बढ़ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करते ही। अब हमने एक और बात क्या सीखी है कि KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, ये भी हमने सीखा है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो KH इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करा तो KH इंक्रीज हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। KH इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। इससे मार्क करते हैं।
तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। हम यहाँ से देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन है सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और प्रेशर के साथ कैसा रिलेशन था, डायरेक्ट। तो फाइनली अभी हमने ये सीखा कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो मर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मर रही हैं एक्वेटिक एनिमल्स? जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ओशन वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। पहले जितना था अब उससे बढ़ के इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है ओशन वाटर में वो कम हो गई। तो अब जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन अब कम सॉल्युबल है वाटर में। तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मर रहे हैं ऐसा हमने सुना है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक है हेनरीज लॉ। टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से केएच वैल्यू बढ़ी, केएच वैल्यू बढ़ी तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अब ऑक्सीजन जो सॉल्युबल थी ओशन वाटर में वो कम सॉल्युबल है। तो हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन कम है या अमाउंट कम है। पहले ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वाटर में, अब कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो एक्वेटिक एनिमल्स को ब्रीथिंग में जो है दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि अब कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यही रीज़न है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है एक्वेटिक एनिमल्स सफ़र कर रहे हैं। तो ये पूरा उसके पीछे की कहानी है। तो फाइनली अब हमने जो सीखा वो ये है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। यहाँ देखते हैं हमने हेनरीज लॉ में क्या सीखा कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, हेनरीज लॉ क्या है, P इज इक्वल्स टू के एच काय, काय मतलब मोल फ्रैक्शन। P है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन, के एच है हेनरीज कांस्टेंट और x है हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये है हमारा पूरा हेनरीज लॉ की कहानी। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे आपको और क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन है N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर। N2 गैस को वाटर के थ्रू बबल किया गया। कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इफ N2 exerts a partial pressure of 7648 bar given Henry's constant of N2 is this। बार जो है प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, करके दिखाओ, एक बार खुद से ट्राई करो नहीं तो फिर मैं करवाती हूँ। ये क्वेश्चन सिंपली हेनरीज लॉ से हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू के एच काय से। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसने बोला है कि N2 exerts a partial pressure of इतना बार, तो हमें प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 67648 बार। ठीक है, और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है के एच की वैल्यू कितनी 76.48 किलो बार। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम यूनिट सेम करें। प्रेशर हमारे पास बार में है, के एच हमारे पास किलो बार में है, तो किलो को बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलो का मतलब क्या होता है, 1000। ठीक है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 76.48 इंटू 10⁻³ बार। हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है, हमारे पास के एच की वैल्यू है और मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। कर देते हैं आराम से। मोल फ्रैक के एच की वैल्यू पुट करी इनटू मोल फ्रैक्शन, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 7648 अपॉन में 76.48 इंटू 1000, ये इक्वल है मोल फ्रैक्शन के। पॉइंट हटा के ऊपर हमने 100 लगा दिया, ये दोनों कट हो गए, 2 0 से 2 0 कट हो गया। मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा 10 के इक्वल। ये हमारा आंसर है। ठीक है, नहीं मोल फ्रैक्शन आ गया 0.1। ये मोल फ्रैक्शन 1/10 के इक्वल आया, मतलब 0.1।
ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 3 गैसेस दे रखी है ए बी सी, उनकी केएच की वैल्यू दे रखी है और पूछा है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। सिंपली हमें क्या पता है, केएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, अब जिसके लिए केएच की वैल्यू ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम। सबसे ज़्यादा केएच की वैल्यू कहाँ दिख रही है, 145। तो ए हो गया सबसे कम सॉल्युबल, उसके बाद सी और उसके बाद बी, क्योंकि बी के लिए केएच वैल्यू सबसे कम है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि केएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हेनरीज कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज दिस, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इन द वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM। सेम हेनरीज लॉ से हो जाएगा ये क्वेश्चन। उसने हमें केएच की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अब प्रेशर की ना देखो 3 यूनिट्स होती है जनरली, पास्कल, ATM और बार। ठीक है, तो इस बार इन्होंने पास्कल यूज़ करा है। और क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन तो कैलकुलेट ही करना है हमें, और प्रेशर दे रखा है 2.5 ATM। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि हमें 2.5 ATM दे क्या रखा है। उसने बोला है कि सोडा वाटर को पैक किया गया हाई प्रेशर पे, और CO2 का कितना प्रेशर था, 2.5 ATM। ठीक है, तो ये हमें प्रेशर दे रखा है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम यूनिट सेम करेंगे। केएच की वैल्यू पास्कल में दे रखी है और प्रेशर की यूनिट एटीएम में दे रखी है। तो अब हमें या तो दोनों को पास्कल में कन्वर्ट कर दो या तो दोनों को एटीएम में कर दो। कैसे करोगे, देखो ये 3 जनरली प्रेशर की यूनिट्स होती है, इन तीनों का इंटर कन्वर्जन आना चाहिए आपको। ये होता है, एक बार इक्वल होता है 10⁵ पास्कल के। ठीक है, एक एटीएम इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के, और एक एटीएम इक्वल होता है 1.013 बार के। जनरली एक एटीएम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है एक बार के। इजी तरीका, ये तो एग्जैक्ट वैल्यूज है जो दे रखी है। आसान तरीका ये है कि एक एटीएम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एक बार के। देखो ये 1.01 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 मान लेते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 10⁵ पास्कल के। ठीक है, ये हमारा इजी वे में याद करना है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब इसे यूज़ करके या तो दोनों को पास्कल में बदल लो या दोनों को एटीएम में, और फिर सॉल्व करो पिछले वाला क्वेश्चन। इसको पास्कल में बदल लेते हैं। अभी हमने सीखा एक एटीएम इक्वल है 10⁵ पास्कल के, तो जब हम इसे पास्कल में करना है तो 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल, ये हो गया कन्वर्ट। अब बस कुछ नहीं करना, अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। P इज इक्वल्स टू के एच, काई हमारा फॉर्मूला है, इससे हमें काई निकालना है। ये हो जाएगा P अपॉन के एच। P हमें दे रखा है 2.5 इंटू 10⁵, और के एच दे रखा है 1.67 इंटू 10⁸। इसे सॉल्व करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे। जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.49 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कन्वर्जन लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगी ये आगे। फिर नेक्स्ट पूछा है, H2S अ टॉक्सिक गैस विद रॉटन एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये लाइन एक्स्ट्रा किया, इसका कोई काम नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमें कि H2S की जो स्मेल है वो रॉटन एग लाइक होती है और उसको हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। फिर उन्होंने पूछा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इज 0.2। सॉल्युबिलिटी दे रखी है इस बार हमें H2S की कितनी, 0.2। सॉल्युबिलिटी मतलब मोल फ्रैक्शन, तो इस बार हमें उन्होंने मोल फ्रैक्शन दे दिया है 0.2 एट SGP। कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट, KH कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें पता है फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू KH काई। KH हमें कैलकुलेट करना है, काई की वैल्यू दे रखी है। अब प्रेशर का क्या करें, प्रेशर भी चाहिए। वो जो दे रखा है क्वेश्चन में उसने बस इनडायरेक्टली दे रखा है। आपको जो है यहाँ पे SGP लिखा हुआ दिख रहा होगा कि जो सॉल्युबिलिटी हमने गैस की है वाटर, H2S की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो 0.2 है। कब है 0.2, SGP पे, और SGP पे प्रेशर कितना होता है, SGP पे प्रेशर होता है 1 ATM। तो हमारे पास प्रेशर आ गया 1 ATM, मोल फ्रैक्शन आ गया 0.2, KH हमें निकालना है।
निकाल लेंगे। कि एच हो गया पी अपॉन काय, पी है हमारे पास 1 atm और मोल फ्रैक्शन है 0.2। सॉल्व कर देंगे, 10/2 5 आंसर आ जाएगा। समझ गए? यूनिट क्या होगी इस 5 की? प्रेशर हमारा एटीएम में था 1 atm, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है तो के एच आ गया हमारे पास 5 atm। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। कि एप्लीकेशंस का क्या मतलब होता है? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन का मतलब है यूजेस। हेनरीज लॉ को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? पहला तो हमने फिशेस के केस में देखा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो फिशेस मर रही हैं वो क्यों मर रही हैं? ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ते ही सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, तो जो पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो कम हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है फिशेस के लिए, वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रही है और वो मर रही हैं। सेकेंड एप्लीकेशन यूज़ होती है सोडा वाटर में, या फिर हम बोल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में। अब हम लोगों को वो वाली कोल्ड ड्रिंक्स पसंद होती है जिसमें फिश ज़्यादा हो। ठीक है, खोलने पे जो फिश निकलती है, गैस निकलती है, जिसमें जितनी ज़्यादा फिश होगी हम बोलेंगे वो उतनी अच्छी कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, तो अब इस कोल्ड ड्रिंक में फिश डालने के लिए बेसिकली CO2 डिज़ोल्व की जाती है। इन कोल्ड ड्रिंक्स में या सोडा वाटर में CO2 गैस होती है जो डिज़ोल्व करी जाती है। अब ये CO2 गैस कैसे डिज़ोल्व करते हैं? हाई प्रेशर पे। तो ये जो हमारी सोडा बॉटल्स है या फिर हमारी कोल्ड ड्रिंक्स है, इनको पैक किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे पैक करते हैं। क्यों करते हैं हाई प्रेशर पे पैक? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा CO2 जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी कोल्ड ड्रिंक में और उतना ज़्यादा हमको पीने में पसंद आएगा। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन होती है स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं? स्कूबा डाइवर्स वो लोग होते हैं जो पानी में बहुत नीचे जाते हैं, समुद्र में नीचे तक जाते हैं गहराइयों में। तो इन स्कूबा डाइवर्स को एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बेंड्स। दे सफ़र फ्रॉम बेंड्स। क्या होता है ये बेंड्स? स्कूबा डाइवर्स अभी सरफेस पे है, ठीक है। अब जब वो पानी के नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब पानी का भी प्रेशर है और एटमॉस्फेयर का तो जो प्रेशर था वो था ही। अब जैसे जैसे वो पानी में नीचे जाते जा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो उनके ब्लड में जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। अब जब वो वापस सरफेस पे आते हैं तो सरफेस पे आते हैं तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में से वापस बाहर आने लग जाती है। अब जब ऑक्सीजन वापस बाहर आती है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, बबल्स बन जाते हैं। उनकी नसों में, वेन्स में बबल्स बन जाते हैं, और ये बबल्स का बनना नसों में बहुत ज़्यादा फैटल होता है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं बेंड्स। स्कूबा डाइवर्स को बेंड्स हो जाते हैं, मतलब नसों में जो है बबल्स बन जाते हैं। और वो सब होता क्यों है? सॉल्युबिलिटी की वजह से। जब पानी में नीचे गए तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई ऑक्सीजन की, खून में जो है ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई। अब जब सरफेस पे आए तो प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई। जैसे ही ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हुई, ऑक्सीजन जो है ब्लड में से बाहर आने लग गई। अब कम अमाउंट होगी तो बाहर आते टाइम बबल्स बन जाते हैं, तो उन बबल्स को हम बोलते हैं बेंड्स बन गए। वेन्स में बबल्स बनने को बोलते हैं बेंड्स। ठीक है, अब उनको बेंड्स ना हो इसलिए वो क्या करते हैं, जो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें क्या करते हैं, हीलियम गैस ऐड कर लेते हैं। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, साथ में वो हीलियम गैस भी ऐड कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। अभी हमने यहाँ देखा था, ये जब हमने पढ़ा तो हमने देखा था कि हीलियम के लिए KH की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। KH की वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम है, हीलियम जो है बहुत कम सॉल्युबल होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको बेंड्स फिर नहीं होते या बेंड्स होने के चांसेस डिक्रीज कर जाते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स जो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं उसमें हीलियम गैस भी मिक्स कर लेते हैं ताकि उनको ये बेंड्स वाली प्रॉब्लम ना हो। तो उनके में हीलियम की 11.7% हीलियम होता है, इतना नाइट्रोजन और इतना ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है कि जो पीपल माउंटेन्स पे रह रहे हैं या हाई ऑल्टीट्यूड पे रह रहे हैं,
उनको अनॉक्सिया हो जाता है। दे सफ़र फ्रॉम अनॉक्सिया। अब ये क्या होता है, जो पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, एक आदमी यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। पहाड़ वाले आदमी को प्रेशर कम होगा, यहाँ पे पहाड़ों पे लो प्रेशर होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, सपोज करो, इसे हटा देते हैं, ये हमारा ट्रोपोस्फियर है, ये पहाड़ है, यहाँ पे इतना एयर का प्रेशर है और यहाँ पर इतना एयर का प्रेशर है। तो माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतनी एयर प्रेशर लगा रही है, यहाँ पर इतना एरिया ऑफ एयर जो है प्रेशर लगा रही है। तो माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो खून में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाएगी। ठीक है, अब जब खून में ऑक्सीजन कम है तो ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुंचता है, जिस वजह से जो है वो प्रॉपरली थिंक नहीं कर पाते हैं। दे आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं एनॉक्सिया, कि जो माउंटेन्स में पीपल रहते हैं वो एनॉक्सिया से सफ़र करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ब्लड में, तो ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता, तो वो अच्छे से सोचने और समझने की क्षमता अपनी खो देते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशंस थी हेनरीज लॉ पे। तो हेनरी लॉ में हमने क्या सीखा, इसका फॉर्मूला होता है P=KH काय। जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।